अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा आवाम का। और आज हम इलेक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी के जो मुकर्ररा वक्त था वो आज 4:30 बजे ख़त्म हो गया और पाकिस्तान भर में 266 नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के जितने हल्के थे वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इस दौरान पंजाब में बिलखसूस बहुत से ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी देखने को मिले हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी तौर के ऊपर भी उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ जहां हल्का बंदियों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा एतराज़ात और शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, उसी हवाले में अगर कागजात नामजदगी के तनाजुर में देखा जाए तो यहाँ पर भी सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इसमें कागजात नामजदगी छीनने के, उम्मीदवारों को RO के ऑफिस में दाखिल ना होने के वाक़यात, वहाँ से गिरफ्तारियाँ और अगवा किए गए, हत्ता कि ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया। और ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखा कि पाकिस्तान की बात ऐसी मोतबर सियासी शख्सियात या ख़ानदान कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी मुश्किल वक्त में पनाह लिया करते थे, उनकी ख़वातीन की भी चादरें खींची गई और उनको भी नहीं छोड़ा गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुकूमती इदारे जो हैं ये तमाम तर इन सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस रहे थे। और लाहौर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इन हालात में मजबूर होकर जो ख़त लिखा वो भी बहुत से संगीन हालात की निशानदेही करता है। और ऐसे तमाम सूरत हाल के अंदर ये इलेक्शन कितने साफ़ और शफाफ होंगे, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, कानून है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और उनके साथ हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। खालिद साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ बात, मेरे हमनाम भी हैं आप, लेकिन हमें थोड़ी सी हमदर्दी भी आपके साथ है कि जो कुछ हमने देखा पिछले चंद दिनों के अंदर, सियासत अपनी जगह होती है, सियासत बड़ी बेरहम भी होती है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है कि ऐसे वक्त में ख़ास तौर पे जब मुकाबला हो, मैदान सजा हुआ हो, घोड़े भी तैयार हों, तो उस वक्त हर कोई एक दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हम दूसरे को गिराते गिराते ख़ुद इतना गिर जाते हैं कि हम तमाम अक़दार भूल जाते हैं, और शायद उन्हीं हालात से हम गुज़र रहे हैं। कागज़ात नामज़दगी की तारीख़ गुज़र गई, वक्त गुज़र गया, आपका जो एक टारगेट था पाकिस्तान में जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का, क्या वो टारगेट अचीव हो गया, या अभी कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे आपके उम्मीदवार कागजात नहीं जमा करवा सके? एक तो बुनियादी ये सवाल है, और जहां पे जमा नहीं हो सके, हमें नज़र आ रहा है वो क्यों नहीं हुए, तो लीगल आपके पास अभी कोई ऑप्शंस हैं कि उनके कागजात जो है कि आने वाले दिनों के अंदर भी टाइम गुजर चुका हो तो जमा हो सकते हैं? जी देखें, आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख नहीं गुजरी, बल्कि आज कागजात नामजदगी छीनने का वक़्त अभी पूरा हुआ है। बुनियादी तौर पे जो अभी चंद दिन जो गुजरे हैं, जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक़्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कागजात नामजदगी छीनने का वक़्त था। हमारे जितने भी उम्मीदवार बिलखसूस पंजाब के अंदर गए, सबसे उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, ख़वातीन से छीने गए, और जितने उम्मीदवारान के अटॉर्नीज जा रहे थे, वकला जा रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। इवन रावलपिंडी, लाहौर और पंजाब के तमाम शहरों के अंदर ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और इस वक्त 550 से ज़्यादा जो शिकायत हैं वो तो इलेक्शन कमीशन को भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक वो शिकायत 800 से भी ज़ायद हो चुकी हैं जिनको प्रॉपर फोरम पे उठाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ हमने पहले भी ये चीज़ें उठाई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। इस पे आज जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लाहौर हैं, उन्होंने आज इस हवाले से ख़त भी लिखा है और वाज़ेह तौर पे बताया कि लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दी जा रही। और उसके बाद जहाँ तक हमारे कागजात नामजदगी जमा करवाने का है, तो हमारे बहुत ज़्यादा उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा ही नहीं हो सके। बहुत सारे थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, या उनके अटॉर्नीज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके वकला को भी गिरफ़्तार किया गया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। बुनियादी तौर पर हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुकम्मल तौर पर रोकने की पूरी कोशिश जो है वो जारी रही है। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि लीगल ऑप्शन भी जो सबसे हम डिस्कस करेंगे कि जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अभी आपकी नज़र से गुजरा होगा इसी तनाजुर में, और फिर जो ज़िले इंतज़ामिया होती है, पुलिस होती है, वो टेकर गवर्नमेंट की
निगरानी में होते हैं, और फिर अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो इलेक्शन कमीशन बराह रास्त भी वहाँ पर मुदाखलत कर सकता है। आप इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सारे हालात थे, बिलखसूस पंजाब के अंदर जो आइन और कानून के तकाजे हैं, क्या वो पूरे हुए? नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना जो किरदार था, क्या वो अपना किरदार अदा कर रहा है या सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट्स को और एक कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है? और नंबर 3, केयर टेकर गवर्नमेंट्स और इंतज़ामिया की अपनी एक कानूनी जिम्मेदारी होती है, और ये इलेक्शन जो है कि इस एतबार से किसी भी जमहूरी माश में अहमियत का हामिल होता है कि इसके ज़रिए उस मुमलिकत का जो निज़ाम मुमलिकत, निज़ाम हुकूमत जिसके सुपुर्द करना होता है अवाम ने, उसको मुंतखब करना होता है। तो इसलिए इसको बड़ा एक मुक़द्दस फरीज़ा भी समझा जाता है। तो ये 3 हवाले जो हैं इस वक्त आप मौजूदा हालात को देखते हुए इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपका शुक्रिया। किसी भी मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि जिसके अंदर ट्रांसलेट किया जाता है आपके जो विल ऑफ द पीपल है कि वो लोग आएँ, इलेक्शन लड़ें, और वो इलेक्शन का सारा प्रोसेस जो है उसे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और पाकिस्तान के जिस तरह हर शख्स जो है उसका एक फंडामेंटल राइट है अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है कि वो वोट कास्ट करे, इसी तरह हर वो शख्स जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के लिए, पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के लिए खड़ा होता है और हो सकता है उस चीज़ के अंदर। और उसके सारे जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आर्टिकल्स कहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बुनियादी तौर पर लाई करती है, या हमारी अदालतों के ऊपर लाई करती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लाई करती है, कि जिनकी एक की ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस हैं या वायलेशंस हैं उनको इमीडिएट एड्रेस करे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है कि ऐसा इंतखाब का एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसी चीज़ें की जाएँ कि जिससे आपका जब इलेक्शन प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट हो या उस प्रोसेस के अंदर जो है जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एट नंबर 1 रहे और उसके अंदर डिस्क्रेडिट चीज़ें ना हो। बट खालिद साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा मुल्क जो है बावजूद इस चीज़ के कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर हम इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, लेकिन कभी भी इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन है, वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी नहीं हुई। वो चाहे आप 1970 के अंदर आप देख लें कि उसका हमने क्या हाल किया, उसके बाद 97 के अंदर हमें 2 जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ा। पहले एक हुए, फिर उसके बाद रिकॉल कर लिए गए। फिर उसके बाद आप देखें कि 1985 के अंदर आप देखें तो पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। दरमियान में 77 का भी आया था, उसके अंदर भी जो हालात आ रहे हैं वही मैंने आपसे गुजारिश की ना जी। फिर आप 1988 का देख लें और फिर 1990 का आप देख लें कि वहाँ से ऊपर ये था कि एक आ रही है, दूसरे जा रहे हैं, और फिर 93 देख लें, 97 देख लें कि 97 के अंदर आप ये देखें कि किस तरह पूरे मुल्क के अंदर हुआ। फिर 2002 देख ले आप, इलेक्शन जो हैं कि किस तरह जनरल मुशर्रफ के बाद जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी किस तरह साइड पर हुई और एक नई पार्टी जो आपके सामने आई। फिर उसके बाद 2008 वाला आप इलेक्शन पार्टीज में से भी नई पार्टीज निकली। अच्छा, अब उसके बाद इसी तरह 2013 के अंदर देख ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2013 के बाद जो था वो हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो टॉलरेंस लेवल है उसके अंदर भी कमी आई है। और उस कमी की बुनियादी वजह यह आई है कि हम शायद उस फेज़ के अंदर गुजर गए हैं कि जिस फेज़ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो बहुत पीछे रह गए, बल्कि हमारी ईगोज़ जो है या हमारा जो पॉलिटिकल पावर के अंदर एक होता है ना, पावर सर्कल्स के अंदर आना, वो है। अब आप ये देख लें कि फिर आप हमने 2014 के अंदर किस तरह जो है पॉलिटिकल प्रोसेस पे आया। फिर अगर 18 का आप देख लें तो उसके अंदर आपके सामने वो चीज़ें हैं, आपको सारा पता है उस चीज़ के अंदर। और एक देखें कि जब वो पिछली गवर्नमेंट थी उसके मुतालिक कुछ और कहा गया। अगली जो हमारा इलेक्शंस हुआ हमने उससे सिलेक्टेड का वर्ड यूज़ कर दिया जो अनप्रेसिडेंटेड था। फिर उसके बाद देखें कि जब पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर आए तो हमने उन्हें इम्पोर्टेड के नाम से शुरू कर दिया। और फिर आप ये देखें कि जो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे जब उसे स्टार्ट किया गया तो उसके अंदर आप ये देख लें कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डेविएशन जो है वो आपकी स्टार्ट हुई। फिर किस तरह डेविएशन जो है वो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर्स का प्रोसेस था। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह डेविएशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की। फिर उसके बाद आप देख लें कि पंजाब का एक इलेक्शन जो था जिस असम्बली को डिज़ोल्व होकर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था वो इलेक्शन नहीं हुआ। फिर KPK का आप देख लें। फिर जो आपके गवर्नर्स से
उनका आप कॉन्स्टिट्यूशनल रोल देख लें कि पंजाब के गवर्नर ने कहा कि पहले उसने कहा मैं चीफ मिनिस्टर से ओथ नहीं लूँगा, दूसरी पार्टी का आया तो उसने चीफ मिनिस्टर को ही सस्पेंड कर दिया, और केपी के वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि जी उस डेट पे उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ट्रांसलेट करती हैं आपकी सोसाइटी के अंदर और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। अब अगर हम इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर जाया जाए तो वो ये सारी जो आपकी चीज़ें जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो एनवायरनमेंट वो चीज़ें हैं वो इसलिए आगे नहीं जा रही कि इस मुल्क के अंदर पिछले 1.5 साल से जो है वो एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट जो है वो चल रहा है। और उस हॉस्टिलिटी एनवायरनमेंट के अंदर जो सब बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि सारी पार्टीज़ ये क्लेम करती हैं कि हम जेन्युइन जो है इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन ना ये अपनी मैनिफेस्टो के साथ अभी तक आप देख लें कि आज हाफिज साहब जो सियासी जमातें हैं ना उनकी अदम बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन पुलिस को, इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन अब को, आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कि आपने इस वक्त ये प्रोसेस करना है कि अगर जनरल इलेक्शन का टाइम है आपने इलेक्शन करवाने, अगर किसी जगह असेंबली डिसॉल्व होती है आपने प्रोएक्टिवली उसके अंदर आना है, अगर किसी जगह बाई इलेक्शंस का आपने वो करवाना है, और उसके बाद फिर आपने एनवायरनमेंट करना है। अब जो हमारा 2017 का लॉ है इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना एम्पावर्ड कर दिया गया ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव और कोसाई जुडिशल साइड्स के कंटेम्प्ट से लेके आपने सारा कुछ जो है, इवन आप ये देख लें कि अगर इस मुल्क का अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं किसी नाम पे मुत्तफिक नहीं होती तो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का भी जो वीटो इख्तियार है वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया है, इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स को दिया है। लेकिन हुआ ये है कि चूंकि उसके अंदर भी एक जो प्रॉब्लम था वो ये आया था कि जब हमने 2010 के अंदर अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान की खालिद भाई जितनी भी हमने टॉप की अपॉइंटमेंट्स थी उसके अंदर हमने गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट दिया, और गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर किसी जगह 5 सीट्स हैं तो अगर आप हुकूमत के अंदर हैं तो 3 आप अपने बंदे ले आए, 2 मैं अपने बंदे ले आऊंगा। वो जो चीज़ आई है उस चीज़ के अंदर अब आप देखें ना कि क्या जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है ये गिव एंड टेक का प्रोसेस नहीं हुआ। उसके अंदर कहा गया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीटीआई अपना लगा ले और उसके बदले में 2 मेंबर्स जो हैं वो आप हमें ऑपोजिशन को दे दें। तो जब ये सारा प्रोसेस ही आप उसके अंदर जाएंगे और फिर आगे वो चीज़ें मेरिट बेस पे नहीं है या वो चीज़ें आगे जाएंगी या उसके पीछे क्या एजेंडा आएगा तो फिर आपके सामने वो जो सियासी जमातें हैं या सियासत है वो इदारों में खा वो आईनी इदारे हैं, इंतजामी अब आप इदारे देखें ना हैं, कि उन सारों जब के अंदर नहीं पहुंच खालिद चुकी भाई है। आप देखें जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है और फिर जो 2 सीट्स आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आई तो आपने देखा नहीं है किस तरह आया है। आपके सामने नैब की अपॉइंटमेंट्स आप नहीं देखा कि किस तरह आ रही है उस चीज के अंदर। और यही हाल हमारी जुडिशरी का भी है कि आप हमारी जुडिशरी पूरा गवर्नेंस सिस्टम पूरा गवर्नेंस और जुडिशियल सिस्टम। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी मुल्क के लिए जो है उसके ऑप्टिक्स का होना, सीधा होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर चीजें चलती रहती हैं लेकिन हमारे जो ऑप्टिक्स हैं वो ना इस वक्त गवर्नेंस के अंदर ठीक है, ना हमारा जुडिशियल परफॉर्मेंस के अंदर और इलेक्शन कमीशन और पर्टिकुलरली सिलेक्शन के अंदर। और मुझे तो इस चीज़ के अंदर यह है कि अगर हम इसी फेज़ के अंदर आगे जाएंगे तो 1.5 साल से जो पहले ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे पहले आप देख लें कि हमारी असेंबली का क्या हाल था। अब 25 करोड़ की आबादी को अगर 24 का इलेक्शन भी जो है फरवरी का इलेक्शन अगर हम इसी फेज़ के अंदर जाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर एक नया क्योस आएगा और वो क्योस जो है उसके जिम्मेदार जो हैं वो सारे वो लोग आएंगे जो इस प्रोसेस का हिस्सा है और स्पेशली पॉलिटिकल इसके नताइज की तरफ भी आते हैं। मैं ज़रा चौधरी साहब ये आपसे पूछना ही चाहूँगा कि आपने कहा कि बहुत से कैंडिडेट आपके अभी भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सके और डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस भी अपने पास रखे होंगे ताकि आप किसी भी एपलेट फोरम के ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं पिटीशन फाइल हो भी चुकी हैं, कर भी रहे होंगे, तो वो ज़रा लीगल प्रोसेस से बता दीजिएगा कि आप अभी कौन सा ऑप्शन जो है इस्तेमाल करेंगे और इंश्योर करवाना चाहेंगे कि आपके तमाम लोग जो है कि यहाँ पे आ जाएं। नंबर 1। नंबर 2, कागजात नामजदगी के मरहले में आपके साथ जो कुछ हुआ सब ने देख लिया। अब इसके बाद एक फ़ेज़ और भी 1-2 आने हैं जहाँ पे आपकी पार्टी कुछ टिकट देगी अगर वो पार्टी लेटर होता है जो आप आरओज़ को जमा करवाते हैं। फिर अभी आपका बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया है, उसके लिए भी आपको एक कानूनी जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे हो। एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी सियासी जमात जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके साथ कुछ इलाक करके और अपने तमाम कैंडिडेट उसके साथ मिलाकर, इसमें बहुत से लोग अवामी मुस्लिम लीग का नाम ले रहे हैं, शेख रशीद आपके अलाइड हैं, इसी तरह जो सरदार फजल करीम है उन्होंने शायद पेशकश भी की है, और इसी जो रावलपिंडी के अलामा नासिर साहब हैं, राजा नासिर साहब, उन्होंने भी शायद।
तो ये जो 3-4 मराइल हैं आपके, अभी तो इसके इम्तिहान आपके ख़त्म नहीं हुए, अभी आपको कदम कदम के ऊपर वोटिंग डे और रिज़ल्ट तक जो है कि इन मराइल से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी अभी क्या तैयारी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसमें एक मैं हाफिज़ साहब ने एक बात की, उस पर मैं एक अपना व्यू देना जी ज़रूर जी चाहूँगा। ज़रूर। जहाँ तक पंजाब और खैबर असम्बली की तहलील और इलेक्शन का मामला था, उसमें हमने आइनी और कानूनी तौर पे तमाम जिस तरह भी आइन के अंदर मुदरिज था उसी के मुताबिक हमने फ़ैसला किया। पंजाब और खैबर की असम्बली तहलील की गई, सदर ने उस पर डेट दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी फ़ैसले की वो वैल्यू या उसकी वो तकद्दस नहीं है जिस तरह यहाँ ताकत का तकद्दस है। जहाँ तक उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीनने का और इन चीज़ों का ताल्लुक है, हमने इलेक्शन कमीशन को, तमाम रिटर्निंग अफसर्स को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भी एप्लीकेशन दिए, कंप्लेंट दिए, जिनके नतीजे में एक ख़त भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लाहौर की जानब से लिखा गया और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने वहाँ प्रॉपर एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। और वहाँ हमारे बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाजी साहब हैं, उन्होंने वो तो लगातार वहाँ हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारे उम्मीदवारान के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनके कागजात नामजदगी लिए जाएँ। तो इंतहाई अफसोस से आज हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर ये मौका आ चुका है कि कागजात नामजदगी लेने के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। बल जितने भी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन पे यकीन रखती है, कानून पे और अदलिया पे यकीन रखती है, तो हमारे पास जितने भी दस्तियाब कानूनी ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स को जो कंप्लेंट दायर करना है वहाँ हम दायर कर रहे हैं और उसके बाद जो हाई कोर्ट हैं मुतलका उनके अंदर भी जा रहे हैं। और इसके लिए हम आखिरी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ वहाँ रखी जाएगी कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 8 फरवरी की तारीख तो मुकर्रर कर दिया है और इंश्योर भी करवाया है, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन कहीं से भी किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद दूसरा मरला आ रहा है स्क्रूटनी का, और हमारे उम्मीदवारान को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरह उनको रोका जा रहा है, तो अभी उस हवाले से भी हमने हाई कोर्ट्स के अंदर प्रॉपर हमारी वहाँ लीगल फाइट उसके हवाले से चल रही है। इंतखाबी निशान के हवाले से हम उसमें जो अभी हमारी लीगल टीम है, तो अब जैसे कल की छुट्टी है उसके बाद परसों उसके हवाले से हम अपील दायर करने जा रहे हैं। आपको गालबन अभी तक जो है मुस्तरद जो उसकी तस्दीक शुदा कॉपी फैसले की मिली है, नहीं मिली है इलेक्शन नहीं, कमीशन अभी की? तक तो हमें कॉपी नहीं दी गई है इसकी। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उस दिन बताया गया कि अभी तक वो आज छुट्टी है, आज नहीं मिल सकती, और किसी न किसी हीले बहाने से वो हमें लटकाया जा रहा है ताकि हम किसी भी सूरत में बर वक्त जो है वो अपील दायर न करें। बहरहाल हम जो अब नेक्स्ट वर्किंग डे आ रहा है तो उसमें हम ज़रूर अपीलेट फॉर्म पे जाएंगे। और उसमें आप तस्दीक शुदा कॉपी के बगैर भी कर सकते हैं आप? ये स्वाबदीद होती है हाई देखें, कोर्ट ये या सुप्रीम बेसिकली कोर्ट की? अदालत की स्वाबदीद होती है। जिस फोरम पे आप अपील कर रहे हो वहाँ उसकी ये स्वाबदीद होती है, उसके सामने ये नुक्ता रखा जाता है। अगर वो आपके नुक्ते को एडमिट कर ले तो वो फिर आपको इजाज़त दे देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले जो उसकी चूँकि मुसद्दका कॉपी नहीं थी तो वो वहाँ उसको जो एग्जम्प्ट कर दिया गया था। अब पेशावर हाई कोर्ट में पहले भी आपके बल्ले के निशान के हवाले से केस वहाँ पे चल रहा था इंटर पार्टी का, तो ज़्यादा इम्कान लोगों का ख्याल है कि आप शायद पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे कि आपका इलेक्शन भी पेशावर में हुआ था। देखें, इस हवाले से अभी कल का दिन है तो जो सीनियर लीगल टीम है वो इस हवाले से डिसाइड कल तक फाइनल कर लेगी। ये भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आई है कि जैसे मैंने सियासी जमातों का तज़किरा किया कि 2-3 जमातों ने ऑफ़र भी किया आपको, एक आपके इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, बड़ा स्टैंड भी लिया, उन्होंने आपके साथ खड़े रहे। सफदर फजल करीम का भी यही है, अलामा नासिर जो है उनका भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं। तो क्या ये तजवीज़ भी कहीं ज़ेर गौर आई है कि या सिर्फ यह है कि अपने निशान के ऊपर ही लड़ना है और उसी के लिए कोशिश करनी है? देखें, पहले तो हमारा अपना बल्ले का निशान है, हम उसके लिए आखिरी दम तक जाएंगे। हर सूरत में ये हमारा बुनियादी हक है और यही हमें वापस मिलना चाहिए। इसके लिए जितने भी दस्तियाब कानूनी फोरम्स हैं हम उनका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। चलें, हमें नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंतखाबी मामलात और इसके साथ जो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं हम। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी के लिए मुकर्ररा वक्त आज शाम 4:30 बजे ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और बहुत से
उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सके। ब्रेक से पहले हाफिज साहब बात कर रहे थे और सिलेक्टेड किसी हुकूमत को कहा गया, किसी को कोई नाम दिया गया। हाफिज साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो हुकूमत बनेगी उसको छीना झपटी की हुकूमत का नाम सबसे सूटेबल लगता है। तो जो इस वक्त हालात हैं, और आपने खुद भी कहा कि अगर ये हालात रहे और इसके बाद इलेक्शन नताइज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। पाकिस्तान को जितना सियासी इस्तेहकाम इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं और जो आपके रीजनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, अगर उनको आप देखें तो पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम इंतहाई नागुज़ीर है। लेकिन क्या आपको ये देख रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसी उम्मीद कि इन हालात से गुजर कर जब इलेक्शन होंगे, और अगर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो सारा मैदान जिसके लिए सजाया गया है कि वो फरीक अगर कामयाब ना हुआ और दूसरा फरीक कामयाब हो गया जिसको रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी कोई इस्तेहकाम की आपको सूरत नज़र आती है, या लगता है कि नहीं ये मामला जो है ऐसे ही चलेंगे? खालिद भाई, बात यह है कि पाकिस्तान का जो पुराना सारा पॉलिटिकल सिस्टम था वो जनरली दो पार्टी बेस पे चल रहा था। एक तरफ आपको PMLN मिलती थी और दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलती थी। अगर आप इस सारे प्रोसेस को देखें, जो पिछले 2002 के इलेक्शन से पहले वाला जो मामला चल रहा था, 2002 के अंदर एक नया फिनोमेना आया और वो आके आपके सामने आ गया PMLQ के नाम से। उसके बाद जब PTI ने आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की स्ट्रेंथ लेना शुरू कर दी, और स्ट्रेंथ लेते लेते जो है सबसे पहला जो था कि 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो PTI ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया, और बहुत सारी और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने बायकॉट किया। और जब 2013 के इलेक्शन मोड के अंदर हम जाने लगे तो एक तीसरा PTI जो है वो एक फ़िनोमेना के तौर पे आई। और उस फिनोमेना के अंदर यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका मुल्क इतने साल से दो पार्टीज़ की बुनियाद के ऊपर चल रहा है, तो अगर तीसरी पार्टी इस चीज़ के अंदर आए तो उसको उसकी स्पेस के लिए या उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट उस चीज़ के अंदर हो जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ आप चलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से जो एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर एक क्लैश स्टार्ट हुआ है, उस क्लैश को अभी तक जो है वो एड्रेस नहीं हो सका। और जितनी देर तक ये क्लैश चलता रहे, अब आप देखें कि अगर आप सारा देखें, वो सारी पार्टीज़ जो आपस के अंदर लड़ा करती थीं अब वो सारी एक साइड पे हैं और PTI जो है वो एक साइड पे है। अब PTI जब एक साइड पे आई तो PTI ने एक्सट्रीम लेवल पे ला के अपने आप को एजिटेटिव मोड के अंदर जो था वो 2013 से भी स्टार्ट किया, और जब 2018 के अंदर इन्हें हुकूमत मिली उस चीज़ के अंदर, तो 18 के अंदर भी PTI का अग्रेसिव मोड था उस चीज़ के अंदर। जो असल इनका इशू था वो पाकिस्तान की गवर्नेंस था, पाकिस्तान का मैनिफेस्ट जो चीज़ें थी, जुडिशल रिफॉर्म्स थी, आपकी एजुकेशन थे, जो एक सिलसिला था जिसके अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर के लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब वो 3 साल का अगर आप प्रोग्रेस देखें हमारी असम्बली के अंदर, आप देखें कि ना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पे, अगर अपोजिशन वहाँ पे है तो रोज़ एक दूसरे के साथ उस लेवल पे बात चली गई थी कि आप असम्बली की प्रोसीडिंग जो थी वो चल ही नहीं रही थी उस चीज़ के अंदर। अब जब अगला मोड आया उस चीज़ के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर आता है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप इस मुल्क के अंदर रूल करें, अगर मेजॉरिटी नहीं और पाकिस्तान जैसे सिस्टम के अंदर जो है, तो फिर सिस्टम को बुलडोज करके दोबारा चीज़ों को आगे लेके जाना, वो एक बहुत बड़ा इशू था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जजमेंट में बार बार ऑब्जर्व कर रही है। अभी आप देखें कि जब इलेक्शन वाला मामला आया तो चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्जर्वेशंस दी, उसके बाद जो पिछली वाली आया वो एक ऐसा पॉइंट था कि जब एक उस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस था उसको डेविएट किया गया आर्टिकल 5 के अंदर, तो वो जो स्टेबिलिटी थी फिर उसको क्लाइमेक्स की तरफ जाना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद ये है कि आप हुकूमत से निकल के फिर जब आप एजिटेटिव पॉलिटिक्स के अंदर चले गए, और उससे आगे जाके जो अगली चीज़ आई कि जो दो आपकी गवर्नमेंट थी जिनकी कोई रीज़न नहीं बनती, और कोई भी प्रूडेंट आदमी जो है वो ये नहीं समझता कि वो टाइम ऐसा था कि जिसके ऊपर आप डिसॉल्व करके सिर्फ आप इलेक्शंस की डिमांड करें, उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकला है उस चीज़ के अंदर, उसने हमारे सारे सिस्टम को जो है वो चोक कर दिया है। अच्छा हाफिज, अब सियासतदान जो है ना वो हमेशा जो भी पॉलिसीज़ बनाता है या स्टेप्स लेता है उसकी कोशिश यही होती है कि अवाम की वो हमायत हासिल कर सके, क्योंकि अवाम ने वोट देना है तो बनना है। अभी जो बुनियादी सवाल है वो ये है, मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि अगर आप हमारे इन सारे इलेक्शंस का नैरेटिव आप देख लें, क्या मुस्लिम लीग ने जो परफॉर्म किया
वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आगे गए जो पिछले इलेक्शंस थे, या पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पे गई, या अगर ये देख लिया जाए कि जो पीटीआई है वो अपनी 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो किसी जगह आपको सामने नज़र आ रही है कि वो ये कहेंगे जी हमने 3 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर किया ये। चूँकि इस मुल्क के अंदर जो परफॉर्मेंस की बजाय जो एजिटेटिव पॉलिटिक्स है वो एक कैरी करती है और उस कैरी को ही ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेके जाती। अगर ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी इस मुल्क का एजेंडा होता है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो आप देखें कि इलेक्शन के नॉमिनेशंस पेपर की तो आज डेट खत्म। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो लेके आए हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बात करती है इस चीज़ के अंदर कि जी पाकिस्तान के ये इश्यूज है, मैं ये किया, मैं ये आइंदा आगे करूंगी। हर कोई ये है कि वो जो एक पावर केक है उसके अंदर जो है वो पावर लेना चाह रहा है और उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली होना तो यही है कि जिसको ज्यादा वोट मिलने हुकूमत उसकी बननी है। मैं क्योंकि 2013 2018 ये सारी सिचुएशन के तनाजुर में बात कर रहे थे ना हम के किसी ने कहा कि ये सिलेक्टेड है, किसी ने कहा ये आरओज की हुकूमत है, ये इल्जाम लगते हैं। नहीं, आपने 2018 में नहीं देखा कि पूरे साउथ पंजाब के अंदर टिकट्स किस तरह वापस हुई थी? ये आपके सामने ये कह रहा ना कि 2018 को सिलेक्टेड हमने कहा, 2013 को आरओज और ये अतर मिनल्ला साहब ने भी जो लास्ट अभी जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा, अभी ये सवाल जो है, ये एक सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि अभी अगर जो जिनके लिए सारा कुछ ये किया जा रहा है, जैसे 2018 में किया गया तो सिलेक्टेड कह दिया, अब जो किया जा रहा है तो जो छीना छपटी की हुकूमत क्या कहेंगे? और अगर अवाम ने उसके रिवर्स फैसला दे दिया और जो इस किस्म की हमने केपी के अंदर मूवमेंट देखी है, तो फिर ये होगा कि अगर सारे हालात 2018 में जिन्होंने जिसके लिए बनाए थे वही अब किसी और के लिए अगर हालात बना रहे हैं, वो फिर भी जीत जाता है, अगर दूसरा आके फ्रीक जीत जाता तो फिर उसको क्या कहेंगे? नहीं, ये वो बुनियादी सवाल था। मैं आपको एक तो ये है कि जो भी पाकिस्तान का वोटर जो चाहे और अपना वोट को कास्ट करे, वो जो ट्रांसलेट होए उसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी पावर सर्कल्स के लोग हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी इस पार्टी को या इस शख्स को जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी इस्तेकाम आएगा। मैं चोइस साहब को भी जरा इस डिबेट में ले लेता हूं कि चोइस साहब ये आपके लिए बड़े चैलेंजेस अभी कदम कदम पे मैं पहले हाफिज साहब की बात पे अपना व्यू दे दूं। हाँ, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी जदोजहद शुरू की, जो अपनी तहरीक शुरू की, बुनियादी तौर पे वो निज़ाम की तब्दीली और ये एक स्टेटस को कायम था, इसको तोड़ने के लिए थी। अब उसको तोड़ने के जब जैसे ही उसके सामने हम खड़े हुए हैं तो एक मज़ामत का सामना हुआ है, जिसे आप एजिटेशन का नाम दें या जिसका भी जो भी नाम दें, लेकिन बुनियादी तौर पे वो तब्दीली की एक हमारी जंग थी। और पंजाब और खैबर असम्बली का मैंडेट तो अवाम ने हमें दिया हुआ था। जब हमने ये ज़रूरी समझा कि हम दोबारा से अवाम के पास फैसला लेके जाते हैं, वो ये फैसला करें कि पंजाब और खैबर के अंदर उन्होंने दोबारा से किसको मैंडेट देना है। हमने वो असम्बलियाँ तहलील की, जैसे पंजाब के अंदर एक पूरी वो तख्ता बदली की एक मुहिम शुरू कर दी गई थी, लोटे बनाए जा रहे थे और बार बार जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि पंजाब का और खैबर का फ्रेश मैंडेट लिया जाए। तो उसके हवाले से वो असम्बलियाँ तहलील की और हम आवाम के पास गए हैं। अच्छा, उस वसूल में जो सब केपी के अंदर तो बड़ी वाज़ी अक्सरियत थी, पंजाब में ये रीज़न लॉजिकल रीज़न नजर आती है कि पंजाब के अंदर भी आर्टिकल 63A के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई थी कि डिफेक्शन हो नहीं सकती, और उसके बाद पीटीआई ने अपने बाई इलेक्शन सारे जीत के और मेजॉरिटी के अंदर था, और कोई भी शख्स अगर डिफेक्शन करता तो उसके अंदर आर्टिकल 63 था, वो डिस्क्वालीफाई था। और जिस लेवल के ऊपर आप समझते थे कि पीटीआई अपनी ग्राउंड पे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें मैं एक कहना चाह रहा हूँ, वो जिस तरह इन्होंने भी इशारा किया कि चेंज या तब्दीली जो है, क्या पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल पार्टी ने, जब अल्लाह ने इन्हें KPK में भी मौका दिया, इधर दिया, पुलिस का आउटडेटेड निज़ाम इस मुल्क से चेंज हुआ? इस मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स या जस्टिस सिस्टम जो था कि जिसके अंदर ये है कि साल से लोगों को अपने केसेस के फैसले जो है उनके होते नहीं हैं, क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो पटवारी कल्चर या थाना कल्चर या इस मुल्क के अंदर जो बिजली है इससे कोई रिलीफ मिला? इशू मैं समझता ये हूँ कि अल्लाह ताला जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दे, और आइंदा भी जिसके पास ये मौका है, तो उसकी प्राइमरी जो कंटेंशंस या कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान के इशूज़ हों। अगर आप उसको रिजॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो ग्राउंड वर्क है वो आगे बढ़ता जाएगा और लोग आपको इलेक्ट करते जाएंगे। हमारे सामने उर्दगान की भी मिसाल इस तरह है, हमारे सामने महातीर की भी मिसाल उस चीज़ के अंदर है जहाँ पे सिर्फ 2 ही ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अलावा जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नाम की वो चल रही है, तो उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो ग्राउंड वर्क किया, अपने मुल्क को डिलीवर किया, और उस डिलीवर करने का यह नतीजा ये निकला है
कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम उन्हीं को रोल मॉडल के तौर पर भी लेते हैं। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो आपके असल फंडामेंटल इशू, पॉलिटिकल राइवलरी अपनी एक जगह होती है, वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन जो आपका अपना मैंडेट होता है उस चीज़ के अंदर, पाकिस्तान के जितने लॉज हैं उनके लिए आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और सिंपल मेजॉरिटी हर उस गवर्नमेंट के पास होती है जब वो पावर के अंदर आए। क्या उस मेजॉरिटी के मुताबिक इन चीज़ों पे काम हुआ? क्या उस सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर? अब देखें कि मैं आपको और एग्जांपल, पाकिस्तान का एनर्जी का सबसे बड़ा इशू है, ये इतने बड़े गलत किस्म के एग्रीमेंट्स है, क्या इन एग्रीमेंट्स को पिछली गवर्नमेंट ने या उससे पिछली या जो भी आइंदा आएंगे उस पर बात करेंगे? वो इश्यूज हैं जिन पे बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अपनी जगह रहे, अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी जगह रहे। एक तो परफॉर्मेंस पे आप जरूर कमेंट्स करना चाहेंगे, आप मिनट्स बना रहे थे, लेकिन एक सवाल जो है कि मैं आप दोनों के लिए छोड़े जा रहा हूँ ताकि फिर इसको कंक्लूड करेंगे, और वो ये सवाल ये है कि हमने मई में या अप्रैल में इलेक्शन नहीं करवाए पंजाब में भी और केपी के अंदर भी, कि क्योंकि जी 2 सूबों में और 2 बड़े सूबे हैं और 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है। अगर वहाँ पे इलेक्शन हो गए तो बाकी 2 छोटे सूबे और नेशनल असम्बली के इलेक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जो आइन में साफ शफाफ इलेक्शन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमने 2 बड़े सूबों में या 60% पाकिस्तान की आवाम को उनका जो राइट ऑफ वोट है उससे महरूम रखा हुआ है हमने जनवरी मार्च से लेके अब तक। तो अब अगर जिन हालात के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये वो आइनी तकाजा पूरा करते हैं या नहीं करते? ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और केयर टेकर के ऊपर है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। जी, सबसे पहले तो जो हमारी जो साबका 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें जो सबसे पहला नुकता ये कि हमारे पास सवाए केपीके के अलावा कहीं भी कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। अब मखलूत हमारी हुकूमत थी, और मखलूत हुकूमत बहुत सारी मजबूरियों का एक नमूना होती है। उसमें बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे फैसले जो होता है मंशूर के मुताबिक उस तरह नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसने जहां उनकी हुकूमतें थी बेहतरीन और मसाली हुकूमत की है। केपीके के अंदर आपने पुलिस निज़ाम की बात की, तो केपी की पुलिस पूरे पाकिस्तान की पुलिस में से सबसे बेहतरीन पुलिस के तौर पे उभर के आई। और उसके अलावा सूबे के अंदर जो अमन अमान का मसला था, बाकी बहुत सारी जो, चूँकि अब आपने भी कहा वक्त मुख्तसर है तो मैं जामे से उस पर बात करना चाहूँ। शायद ये पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद हुकूमत थी जिसके ऊपर अवाम ने इतना एतमाद किया कि हमारे जो मुखालिफ वोटर्स थे वो अब हमारे साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो 80 से 90 के करीब जा चुकी है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक जाने वाली हुकूमत के हक में लोग इस ज़्यादा तक वो आए हैं। और बाकी जहां हमारी हुकूमत, जब बाकी जो हमारा मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो पहला चीज़ है कि वो रूल ऑफ लॉ कायम हो। जब आपका कानून की हुक्मरानी कायम होती है तो इंसाफ का निज़ाम कायम होता है, तो आवाम का एतमाद कायम होता है। माशरे सिर्फ कानून और इंसाफ की वजह से तरक्की करते हैं। और सिर्फ ये देख लें, जैसे ही हमारी हुकूमत गई है, हमारी 3.5 साल के अंदर ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ा बल्क ऑफ पीपल थे जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, बहुत सारा वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे थे। जैसे हमारी हुकूमत गई है वो सारे अब 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो बैरून मुल्क छोड़ के चले गए। इतना बड़ा ब्रेन जो हमारा ड्रेन हुआ है यहाँ से, इसका शायद भरपाई ना हो सके। बाकी जहाँ तक शफाफ इलेक्शन की ताल्लुक है, तो मुझे जिस तरह की आज जीना चपटी की हुकूमत नज़र आ रही है, जिस जीना चपटी का माहौल चल रहा है, इसमें कोई साफ शफाफ इलेक्शन हमने पहले भी एतमाद किया, अब भी एतमाद करते हैं। इस माहौल के अंदर किसी भी सूरत शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा पहला बुनियादी मुतालबा यही था कि जुडिशल अफसरान की निगरानी में होने चाहिए। बहुत जगह ऐसे भी हमारे यहाँ हमारे उम्मीदवारान के साथ वाक़यात हुए कि रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर से गिरफ्तार किया गया, वहाँ उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके कागजात नामजदगी वापस फेंक दिए गए। और जो शबीर कुरैशी हैं एक लोअर पंजाब कोट अदू से, उनका वाक़या तो रिसेंटली मैंने खुद उसको हैंडल किया यहाँ, उनसे तो कागजात नामजदगी नहीं वसूल किए जा रहे थे। दूसरे दिन गए तो वहाँ कहा गया कि आपके कागजात नामजदगी नहीं वसूल किए जाएंगे, और उसकी एहलिया को कहा गया कि आप चले जाएं, आपके हम यहाँ वसूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर उसकी कंप्लेंट करी, पर हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद उनके जो कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल हुए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। तो यहाँ किसी भी सूरत यहाँ लग नहीं रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जो इस सिर्फ आइन पे, कानून पे और अदलिया पे यकीन रखती है, और हमारी लड़ाई कानून के दायरे के अंदर ही पहले भी थी, अब भी है और आइंदा भी रहेगी। हाफिज़ साहब, एक चीज़ आखिरी जो पूछना चाहूँगा, एक तो वो क्वेश्चन अपनी जगह कि अगर अप्रैल मई में नहीं करवाया जिस बुनियाद के ऊपर, क्या अब वो बुनियाद फेयर एंड वो ट्रांसपेरेंसी मौजूद है या नहीं है? और दूसरा,
ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ, अभी इन्होंने एक हवाला दिया, इसी तरह इम्तियाज़ महमूद की एक अहलिया की वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर चौधरी फैमिली एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा मोतबर लोग, और उनकी ख़वातीन के साथ जो आरओ ऑफिस के सामने सारी दुनिया देख रही है कि सादा कपड़ों में अंदर हैं लोग और मुंह गंडासे लपेटे हुए हैं और वो उनसे छीना झपटी कर रहे हैं। ये कितने दूररस नताइज, इसके असरात जो हैं कि आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल के? देखें, चीज़ ये है कि जब 1977 का इलेक्शन हुआ तो सिर्फ चंद हलके ऐसे थे कि जिसके अंदर उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो अनअपोज होना चाह रही थी। और जब उन्होंने अनअपोज वाला मामला, ये हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उस दौर के अंदर थे, और उससे आपने देखा कि हमारे मुल्क का पूरा प्रोसेस जो था उसके ऊपर एक सवालिया निशान आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। और उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर वो फ्री फेयर इलेक्शन के अंदर चले भी जाते तो उन्होंने जीत जाना था। लेकिन चूंकि जब सरकार से ज़्यादा जो सरकार के वफादार लोग ज़्यादा आते हैं तो वो सिस्टम उल्टा में डैमेज करते हैं। और ये अब जो हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। और चूँकि ये ना डेमोक्रेसी के अंदर एक्सेप्टेबल है और ना ही आपके सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है वो इससे बनेगी इन छोटे छोटे वाक़यात से। हाँ, ये होगा कि अगर वो गए हैं तो अगर मैं तो उस पर अगर किसी के नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं हुए और उसके पास ये एविडेंस है कि इस वजह से नहीं, तो हाई कोर्ट के कहने के बाद जो है वो दोबारा उस जमा करवा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन इन ऑप्टिक्स की वजह से जो है वो सिस्टम के अंदर जो इलेक्शन की एक क्रेडिट है उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। और इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर डे टू डे के ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जहाँ तक आपने पंजाब की बात की उसके अंदर खालिद भाई मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अगर किसी मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेविएशन होती है या उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी शख्स या किसी भी पार्टी या किसी भी मुल्क के अंदर एक ही इंस्टीट्यूशन होता है, वो होता है अदालतें या जुडिशरी उसके अंदर आती है। अगर आप उस सारे पैरामीटर्स को देख लें, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन चीज़ों के ऊपर लंबी लंबी हेयरिंग्स न करती और एक क्लियर स्टैंस के अंदर आती कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर ने जो पावर इस्तेमाल की है वो अंडर इन्फ्लुएंस की है, आप उसे कहते कि उसकी एडवाइस गलत है, उसे फारिग कर देते। और अगर आप ये समझते कि चीफ मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंट एडवाइस किया तो इसका मतलब ये है कि 90 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और अगर वो 90 डेज के अंदर हो तो उसके लिए ये है कोई लंबा चौड़ा उसके लिए रॉकेट साइंस। आपने देखा कि डेज एंड डेज उस पर ऊपर बात हुई और आपको याद होगा कि जब वो फैसला आया तो उस वक्त जो था वो 90 दिन से कहीं ऊपर जो था वो टाइम गुजर गया था। अब उसी तरह वो दूसरा जो अब चीफ जस्टिस साहब के सामने आया है उसका प्रोएक्टिव रोल आप देखें कि 2 हेयरिंग्स और ये भी जो पिटीशन थी ये इनके दौर में फाइल नहीं हुई थी, ये इससे पहले थी। उन्होंने 2 उसके अंदर हेयरिंग्स की, बताया भी हाँ भी बताएं कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आपने क्या करना है। वो अगली डेट पे है जी ये डेट, उसने कहा नहीं जाएं आप जाके तो प्रेसिडेंट के पास जाएं, उससे बैठ करें। और उसके अंदर आपने देखा कि डेट है। और फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का असर्शन उसके अंदर देख लें कि पहले 3 नवंबर का फैसला आया। फिर आप ये देख लें कि जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स पे बात की है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर आपके मुल्क के अंदर नहीं लगते इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो क्या वो जुडिशल ऑफिसर्स थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन गई थी कि 8 इस मुल्क के अंदर इलेक्शन डेट दी जाए, तो जुडिशल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का होता है, उसके सामने बात रखी जाती है कि सर इस मुल्क के अंदर जो है पिछली दफा रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर से और अगली एक और उसके बाद देखें कि 15 को भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 18 को भी फैसला किया। अब देख ले कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया साइफर केस के अंदर, फिर उन्होंने रेट्रिएट डेमोक्रेसी की है। तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए और उनके खिलाफ फेक न्यूज और इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया के अंदर जाना नहीं चाहिए। अगर हम ये देखें कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जब हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज साहिबान ने जिस किस्म के खतूत लिखे थे और जिस किस्म की उस वक्त अदलिया के अंदर तकसीम थी वो भी सारी दुनिया देख रही थी कि 90 दिन के अंदर उस वक्त नहीं होने दिया जा रहा था और पिटीशन के अंदर शायद ताख़ीर भी अंदर से हो रही थी। मेरा ख्याल है इदारों के अंदर जो है कि उनको भी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, शख्सियात के तब्दील होने से और शख्सियात के मफादात तब्दील होने से जो है वो असर नहीं होना चाहिए। और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे होने चाहिए। हमें नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात और जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत भी है वो सारी की सारी पाक अमेरिका तल्लुकात और बहुत से केसेस भी उसी के साथ जुड़े हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब गुज़श्ता साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत ख़त्म हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस वक़्त से लेके अब तक साइफ़र और पाक अमरीका तल्लुकात और अमरीका का बहुत ज़िक्र हुआ है, चाहे वो अदम एतमाद का मामला हो, साइफ़र हो, हुकूमत का ख़ात्मा हो, और अब साइफ़र केस जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ वाइस चेयरमैन जो वडियाला जेल के अंदर है, और उनको तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, और ख्याल ये किया जा रहा है कि उनको बहुत जल्द इस केस के अंदर भी सज़ा दी जाएगी। तो सारे मामलात जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और अभी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आएगी वो पाक अमरीका तल्लुकात पिछले एक साल से किस तरह से मुतासिर हुए, या इलेक्शन के बाद तल्लुकात की जो सिमत है वो क्या होगी, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और हमें प्रोग्राम के सिलसिले में ज्वाइन करें डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और बरतानिया में मुकीम है और एक थिंक टैंक के साथ वाबस्ते हैं, और इनकी रिसर्च का एरिया भी जो है वो कुछ इसी किस्म के मामलात का, अमरीकी फॉरेन पॉलिसी भी है, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इशूज़ भी हैं, और रीजनल जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटीज़ के, उस हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बुनियादी सवाल एक तो ये है कि आप पाकिस्तान के इलेक्शन के तनाजुर में जो पिछला 1-1.5 साल गुजरा है पाक अमरीका तल्लुकात, और फिर इलेक्शन में जो इस वक्त माहौल है, मैंडेट जिस हुकूमत को भी मिलता है उसके बाद दोनों ममालिक के जो तल्लुकात हैं उसको किस सिमत की तरफ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखें, पाकिस्तान अमेरिका दो ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात तो उसकी तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसेंट जो हुआ अमेरिका को एक बिल्कुल कबूल नहीं है कि एक ऐसे क्रूशल टाइम में जहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बैठी हुई है, अब ईरान के साथ डिफरेंट मामलात है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि पूरी ग्रैंड स्ट्रेटजी अगर देखी जाए तो अमेरिका कभी भी कबूल नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर इतने ज़्यादा एंटी सेंटिमेंट चले जाएं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बने वो अमेरिका के मुखालिफ बने। लिहाजा इसी वजह से अमेरिका को इस चीज़ की पूरी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रगल है अमेरिका की कि पाकिस्तान में जो भी नुमाइंदा हुकूमत बैठे उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, और अमेरिका को इस चीज़ की लेजिटिमेसी भी मिले कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो भी मामलात हुए, तरीके अदम एतमाद आई है तरीके इंसाफ के खिलाफ, या हुकूमत बदली, या साइफर का मामला था, उसमें अमेरिका शामिल नहीं था क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं। इसके ऊपर जितनी अमेरिका की स्ट्रगल है, डिप्लोमेटिक स्ट्रगल है, वो तो जुड़ी हुई है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा अमेरिका के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा अमेरिका का एक समझे कि इत्तेहादी भी रहा है। पिछले 20 साल की जो जंग अमेरिका की महंगी तरीन जंग थी उसमें भी, और इस वक्त जो अमेरिका के आगे ग्रैंड स्ट्रेटजी जिसके एरियाज में काउंटर टेररिज्म है, जिसके अंदर खास तौर पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, या रीजनल एरियाज की जो कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, उसमें पाकिस्तान इसलिए नागुज़ीर है कि पाकिस्तान और इंडिया को उसने बैलेंस आउट करना है कि खित्ते में जो एक पीस एंड स्टेबिलिटी की सूरत हाल रहे, ताकि अमेरिका के अपने मफादात उसे हासिल होते रहें। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ री एंगेजमेंट की पॉलिसी किए हुए है। और अभी रिसेंट जो विजिट है हमारे आर्मी चीफ का, वो भी आपको इस चीज़ में तनाजुर में पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमने बाईलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन और वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे कैसी हमारी बात हुई है कि हम मिलकर इस खित्ते में जो अमन इस्तेहकाम है उसको रखेंगे, और ना सिर्फ ये रखेंगे कि हम जो पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं खित्ते में, जिनमें काउंटर टेररिज्म है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी है, हेल्थ के इशूज़ हैं, या दीगर क्लाइमेट चेंज वगैरह है, उस पर बातचीत हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आपने ये कहा कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में कोई एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स रखने वाली कोई हुकूमत हो। अगर हम यहाँ देखें तो आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर, जलसे जुलूस के अंदर हमेशा, चाहे वो मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, इस किस्म के स्लोगन्स यूज़ करती हैं। हम इंडिया के इलेक्शन देखें तो वो भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन होगा तो इंडिया, इज़राइल, अमेरिका का नाम लिया जाता है। हर जमात ही किसी न किसी तौर के ऊपर लेती है। लेकिन पॉलिसीज़ की सतह के ऊपर देखें तो आलमोस्ट हमेशा से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटजिक इशूज़ हैं, वो फॉरेन ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी काफ़ी उसके ऊपर असर अंदाज होती रही है, होती भी है। तो तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई, जिसको ये समझा जा रहा है कि वो साइफर केस के तनाज़ुर में एंटी अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने हमेशा पब्लिक फोरम के ऊपर भी और फिर डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर भी ये कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बराबरी की सतह पर तल्लुकात रखना चाहता है और किसी को प्रायोरिटी नहीं देता कि चाहे वो रशियन ब्लॉक, चाइनीज़ ब्लॉक या अमेरिकन ब्लॉक, पाकिस्तान सबके साथ तल्लुकात चाहता है। तो इस तनाजुर में आप समझते हैं कि अवाम का अगर मैंडेट बड़ा वाज़ेह किसी सिमत पे आ जाए तो फिर भी ये कोशिश होगी कि नहीं, अवाम के मैंडेट के बरक्स किसी ऐसे के साथ भी हम मिल कर चलेंगे जिसके पीछे अवाम ना हो लेकिन हमारे मुफादात को वो प्रोटेक्ट करता हो?
खालिद जमील साहब, एक चीज़ जो प्लेटो बहुत एक फेमस स्कॉलर है, उन्होंने एक बात कही थी कि डेमोक्रेसी इसलिए पसंद नहीं की जाती क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मुल्क को क्या करना चाहिए, मुल्क के अफेयर्स कैसे चलने चाहिए, लेकिन उनका वोट जो है मैटर करता है। पाकिस्तान की सियासत में जब देखा जाए तो तमाम सियासी जमातें हैं जिसमें रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इंतहाई एंटी अमेरिकन है, लेकिन जब इस चीज की जब हुकूमत बनती है तो हम अमेरिका के बगैर रह भी नहीं सकते। और ये एक इरेशनल अप्रोच होगी कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसके साथ आप बिगाड़ के बैठ जाएं। दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं चाहेगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ अवाम अपना मैंडेट देती है, लेकिन हुकूमत एक जिम्मेदारी के साथ आती है जिसने ये देखना होता है, कोई भी हुकूमत आए किसी भी पार्टी की आए, उसने ये देखना होता है कि उन्होंने अपनी दुनिया में एक मकाम बनाना है। और उसकी वजह से आप देखें अमेरिका पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक मार्केट है। उसके अलावा देखें सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। मैं ये समझता हूँ अगर ये दो चीजें अमेरिका के साथ डिसंगेज कर देते हैं और वहां मैंडेट देती है कि अमेरिका के खिलाफ चले, तो मैं समझता हूँ इरेशनल अप्रोच होगी। लिहाजा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो पाकिस्तान के बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में मफाद में काम करती हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो डिफेंस है, पाकिस्तान का डिफेंस एक बेहतरीन पाकिस्तान की फौज है और जिसका खित्ते में भी रोल है अमन इस्तेहकाम में, और दुनिया में भी जहां मामला होते हैं हमारे पीस कीपर्स ट्रूप्स जाते हैं दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए। मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान में खास तौर पे एक अमन इस्तेहकाम रखा जाए। और मैं भी इस चीज को कंक्लूड करूंगा कि पाकिस्तान के अवाम जो भी सोचें, हुकूमत एक जिम्मेदारी के साथ आती है कि अमेरिका का जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट अपनी जगह, लेकिन रैशनल अप्रोच के साथ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस एंगेजमेंट वो अपनी जगह। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बेहतरीन अप्रोच है कि तमाम ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका ताल्लुकात कायम किए जाएं और एक बैलेंस्ड अप्रोच की जाए, किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बना जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पाक ताल्लुकात के हवाले से। और यकीनी तौर के ऊपर सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर एक कौमी हम आंगी के नतीजे में ही पॉलिसी मुल्कों को आगे लेके चलती है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।